भारत एक ऐसी देश है जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं। कहा यह जाता है कि ये जो नया युग है, जो नया साल है, ये भारत के लिए ही है। जब हम नए युग, नए साल की नई चीज़ों की बात कर रहे हैं तो नया तरह का बिज़नेस की भी बात करेंगे। बिज़नेस भारत के अंदर एक उस स्तर पर आके खड़ा हो गया है जहाँ पर वो एक फ्लिप ले रहा है। एक क्लासिकल इकोनॉमी से हम एक मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि ग्लोबली काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है। देश के प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत भी बने और एक नए भारत की शुरुआत भी करें। इसके बारे में बताने के लिए मैं सबसे सही कैंडिडेट नहीं हूं। इसके लिए बताने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो कि जिन्होंने खुद भी करके दिखाया और अब आपके लिए भी कर रहे हैं। उनकी कंपनी कुछ इस तरह के नेचर की है कि जो आपके बेहद काम आने वाली है। मेरे साथ आज एंसोलॉजी के फाउंडर मेंबर, एमडी के तौर पर जो काम करते हैं, जिन्होंने इस कंपनी का गठन किया और आपके लिए कैसे हेल्पफुल होने वाले हैं, अनिल अग्रवाल जी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके और मेरे को बड़ी खुशी भी है कि मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि हम कुछ एक ऐसे टॉपिक्स पे हम सेलेक्टिव ही बातचीत करते हैं। तो जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनसे, उनके प्रोफाइलिंग देख के, उनके बिजनेस देख के मेरे को खुद से ऐसा लगा कि मेरे को आपसे बातचीत करनी चाहिए। पहले तो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ट्रैवल करके हमारे स्टूडियो तक पहुँचे, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं एक बहुत छोटी सी चीज़, मैंने तो आपकी वेबसाइट से सब चीज़ें समझ ली हैं, जान ली हैं काफ़ी हद तक, जितना मैं समझ सकता था। आप मेरे को एक बार बताइए कि आपकी कंपनी है क्या, उसका काम क्या है, आपने इस कंपनी के बारे में क्यों सोचा, इसी काम के बारे में क्यों सोचा? 100 काम थे, आपने 99 छोड़ दिए, सिर्फ इसी को पकड़ा क्यों? जरा आप इसके बारे में बताएं। मैं आपको सब बताता हूँ। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया है यहाँ पे और इस चीज़ का मौका दिया कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, अपनी चीज़ को बता सकूँ कि क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं आगे। हम लोग शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से कि मैंने अपना बिज़नेस कैसे शुरू किया और कहाँ तक पहुँचा और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई। जो मैं अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहा हूँ, इसको मॉडर्न बिज़नेस में, टेक बिज़नेस में और टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्टार्टअप क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये हर किसी के करने के लिए इस छोर में आने के बाद में जब आप व्यापार कर रहे हैं और एक सक्सेसफुल व्यापारी हैं और वहाँ से कन्वर्ट होकर कुछ चीज़ बड़ी करते हैं, तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो सब चीज़ों की मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे किया। तो सर, पहले तो मेरे को अपनी कंपनी का एक बार नाम भी पूरा बताइएगा। हमारी कंपनी का नाम है एंसोलॉजी कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ठीक है। ये इसका बेस कहाँ पर है और इसका काम क्या है? ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है और इसका काम है क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज लेके आना और इंडियन रिटेलर मार्केट को स्मार्ट बनाना एंड उनको एनेबल करना वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट से, सो डैट कि उनके पास जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके जो लिमिटेशंस हैं, उनका जो छोटा सा दायरा है उसको बड़ा सा एक्सपेंड कर देना और दुनिया में जितनी चीज़ें हो रही हैं और जितना चीज़ें हैं उसके साथ अवगत कराना उनको। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ चांदनी चौक नहीं, बल्कि चाइना से भी सामान, बल्कि ताइवान से भी सामान, बल्कि और भी ग्लोबली भी कहीं अलग अलग देशों से भी सामान मंगवाया जा सकता है और एक दुकान के अंदर रखा जा सकता है, बताया जा सकता है। हम लोग ये सॉल्यूशन ऐसा बना रहे हैं, एक छोटी सी दुकान, 5 बाय 5 फुट की दुकान। अच्छा। और जो कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं जापान से प्रोडक्ट लेके आऊँगी, वो एक सिंगल क्लिक करके अपना जापान का प्रोडक्ट 10 दिन के अंदर अपनी दुकान में मंगा सकती है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कितनी क्वांटिटी मंगानी है, कोई पैरामीटर नहीं है। 10 दिन में उसने जो चूज़ किया वो आ जाएगा। चूज़ कहाँ से करेंगे? मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट से। ये एक फैसिलिटी हम देना चाहते हैं। इसकी अग्रवाल जी, आप मेरे को सपना तो नहीं दिखा रहे ना, ये हकीकत है ना, ये सच है ना जो आप बोल रहे हैं कि मैं एक क्लिक से जापान से भी कोई सामान मंगवा सकता हूँ और भले 500 रुपये का मंगवाऊँ? डिम्पी जी, ये अपना ओला के आने से पहले जब टैक्सी स्टैंड्स को आप देखते थे, जब आपने सोचा था कि एक सिंगल क्लिक में आपके घर के बाहर गाड़ी होगी, आपको कोई डिस्कशन नहीं करना, कोई भाड़ा तय नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना और सीधा आपने बैठना है और उतर जाना है वहाँ पे, तो आपको कैसा लगता था उस टाइम? नहीं, उस समय तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम, लेकिन ये आज फिजिबल है, आज होता है। हाँ, तो ये 2 साल हो गए हम लोगों को करते हुए। हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ये खाली सोच नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये हो रहा है अभी। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। तो आप जिसका एग्जांपल दे रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको बोलूं कि मान लो एक गुप्ता जी हैं जिनकी दुकान है, एक छोटी सी दुकान है और वो गुड़गांव में या दिल्ली में कहीं थोड़ा काम करते हैं और आप रफ मोटा मोटी समझ लो कि 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, यानी कि 1000 से 1500 रुपये रोज का वो मोटा मोटी कमाते हैं। वो कैसे आपसे कनेक्ट हों और कैसे आप उनकी हेल्प करोगे? अब जो गुप्ता जी हैं, जो 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, ऐसे 15 मिलियन के करीब दुकानदार हैं। अच्छा। हमारी टारगेट मार्केट वो है 15 मिलियन। अच्छा। जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अच्छा। तो हम बात करते हैं गुप्ता जी की। गुप्ता जी को जो प्रॉब्लम्स है ये है कि उनके पास सप्लाई लिमिटेड आती है,
जहाँ से सप्लाई आती है उसमें उनको मार्जिन्स नहीं मिलते, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जो गुप्ता जी के पास सामान है वो सारी दुकानों के पास सामान है, तो इस कंपटीशन में कुछ मार्जिन्स नहीं कमा पाते गुप्ता जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो उनको फॉरेन सप्लाई मिलती भी है तो बहुत दिनों बाद मिलती है। ट्रेंड्स जो मिलते हैं उनको कई बार तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इवन 5-5 साल बाद में आते हैं कुछ प्रोडक्ट्स। तो जो चीज़ हो चुकी होती है तब मिलती है, तब उनके पास पहुंचती है। और हम लोग क्या करते हैं, उनको इंस्टेंटली एक बहुत बड़ी सप्लाई दे रहे हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं चूज़ करने के लिए। इससे उनको फ़ायदा क्या होगा कि वो अपने हिसाब से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने कस्टमर्स के बिहेवियर के हिसाब से जो भी चाहिए वो मंगा सकते हैं। जो भी चाहिए वो मंगा रहे हैं तो उसके अपनी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, क्वालिटी चेक करके देते हैं हम लोग उनको। और क्वांटिटी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कितनी मंगानी है, 10 पीस भी मंगा सकते हैं। इससे पहले वो ये कर ही नहीं पाते थे, वो सब इंपोर्टर्स पे डिपेंडेंट थे। इंपोर्टर्स बहुत लिमिटेड चीज़ें लेके आते थे, उन्हीं से लेते थे। अब वो खुद ही एक अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाले चूज़र बन गए हैं। ठीक है सर, आप ये मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट बता रहे हो, ये मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा? कैसे आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई ऐप है? क्या मेरे को कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा कहीं पे? ये कैसे मैं फिर ये कर सकता हूँ आपके थ्रू? इसमें फॉरेन सप्लायर्स जो होते हैं वो अपनी कैटलॉग डाल देते हैं उसमें। अच्छा। और उसके बाद में ये जो कैटलॉग्स उसके अंदर होती है उसको विजिबल हो जाती है एक रिटेलर को। और ये टेक्नोलॉजी का मैजिक है, जो कि एक $US के प्राइस को एक दुकानदार को कॉस्टिंग क्या पड़ेगा, INR में कर देगा। INR में कॉस्टिंग क्या आएगा, वो कन्वर्ट करके उसको दिखा देता है। इसके अंदर बहुत सारे डीप इंटीग्रेशंस हैं अंदर, जो कि अपना इंपोर्ट्स के लिए कस्टम ड्यूटीज लगती है, HSN कोड होता है, और मेजरमेंट्स होता है, गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस होते हैं, और फिर उसके बाद में GST है, उसके बाद में एंसोलॉजिक का मार्जिन है, और फिर दुकानदार को कितना लैंडिंग कॉस्ट पड़ेगा। तो ये सारे काम टेक्नोलॉजी से होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर मान लो मेरी एक दुकान है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की है और मैं कपड़े ही बेचता हूँ, और मैं कुछ सामान जो है किसी और कंट्री से मंगवाना चाहता हूँ, जैसे बैंकॉक से मैं कुछ मंगवाना चाहता हूँ, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा और मेरा लास्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो ब्यूटी इसकी ये है कि इसके अंदर अभी हमारे पास एट प्रेजेंट 500,000 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। तो जिसके अंदर अपैरल्स भी हैं। अपैरल्स कौन मंगवाते, अपैरल्स की मैं आपको बताता हूँ इंडिया के लोग क्यों मंगाते हैं बाहर से और उनको क्या फ़ायदा है। अभी अपैरल्स में क्या है कि वेस्टर्न ड्रेस जो है वो बहुत महंगी है इंडिया में, क्योंकि ये माना जाता है कि वेस्टर्न ड्रेस को पहनने वाले लोग अमीर होते हैं। उसी हिसाब से कॉस्टिंग भी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी भी कम करा रखी है। कपड़ा तो उतना ही लगता है, एक कुर्ता बनाने में और एक वेस्टर्न ड्रेस बनाने में कपड़ा उतना ही लगता है। तो इस चीज़ की अवेलेबिलिटी अगर थाईलैंड से वो मंगाते हैं तो अपने को 500 रुपये की आ जाएगी। यहाँ रिटेल मार्केट में जाएंगे तो 2,000 2,500 से कम में नहीं मिलेगी। तो ये फ़ायदा है एक दुकानदार को कि एक ट्रेंडी वर्ल्ड में बढ़िया से ट्रेंड्स जो चल रहा है उसके प्रोडक्ट्स जल्दी से जल्दी कैसे वो मंगा सकता है और एक अच्छे रेट में। तो उसके पास कैटलॉग है, कैटलॉग को चूज़ कर सकता है वो और उसमें से सिलेक्ट करके मंगा सकता है। दूसरा तरीका हमारे में क्या है कि RFQ रखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर। वो अपनी एक जो इमेजिनेशंस उसकी हैं, अपना उसका जो इंटेलिजेंस है, उसने जो कस्टमर्स बिहेवियर को पढ़ा है उसके हिसाब से वो डाल देता है अपनी रिक्वेस्ट, और फिर हमारा सिस्टम, हमारा एल्गोरिथम उसको ढूंढता है कि ये कौन सी कंट्री में मिलेगा, या अफ्रीका का आएगा या जापान से आएगा या ताइवान से आएगा, और किस कॉस्ट में आएगा और इंडिया के कंपेटेबल होगा कि नहीं होगा, ये कपड़ा कैसा होगा। तो ये सारी मशीन लर्निंग और AI के थ्रू हम लोग इंटीग्रेट करके उसको दिखा देते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेबल है। ठीक है सर, ये जो आप कैटलॉग बता रहे हैं कि ये अपलोड हो जाते हैं, ये कैटलॉग मेरे को दिखेंगे कैसे? आपकी वेबसाइट पे जाके, या फिर कैसे मैं आप तक पहुंचूंगा? रिटेलर्स के लिए हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका नाम है एनसोबीज। ओके। तो वो एनसोबीज में लॉगिन करके रिटेलर्स कोई भी सामान मंगा सकते हैं, कम से कम 2 पीस भी मंगा सकते हैं, उनको रिटेल इनवॉइस मिलती है और वो अपनी दुकान से उस चीज़ को बेच सकते हैं। फिर तो जो मैं एनसो20 जैसे ही मैं मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लूँगा तो सारे कैटलॉग अवेलेबल हैं वहाँ पे? कैटेगरी वाइज आप कैटेगरी अपना वाइज सर्च कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं, जैसे हम टिपिकली अमेजोन या दूसरी जगहों पर जाके हम देखते हैं और लगातार देखते ही जाते हैं। तो जो उसके अंदर सर वो पेमेंट का मोड वैसा ही है जैसे और ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर होता है कि आप बैंक से भी कनेक्टेड हैं, आप पेटीएम से भी पैसा ले सकते हैं, और आप जो भी ट्रांजेक्शन्स की वो बिल्कुल वैसे ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, यानी कि इसमें कुछ नया नहीं है, नया वो वैसा ही चलता है। हाँ, पेमेंट स्ट्रक्चर वही ही है, और जो गेटवेज हैं पेमेंट के वो सब ई-कॉमर्स जो अभी अवेलेबल हैं जो यूज़ करते हैं वही इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। सर इसमें ये भी होता है कि अगर मैं जो आपने कैटेगरी बताई है कि मैं इसमें प्राइस कैटेगरी और प्रोडक्ट कैटेगरी दो अलग अलग चीज़ है, या सिर्फ प्रोडक्ट से ही मैं देखता जाऊंगा उसको सॉर्टिंग करके? नहीं, वहाँ पे फिल्टर्स हैं, आप कम से ज़्यादा दाम की चीज़ चूज़ कर सकते हैं, साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं, कलर के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से।
आप चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, उस फ़िल्टर्स से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ जो होती है टिपिकली, अब जब हम ई-कॉमर्स वाली चीज़ों में जाते हैं, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग अगर हम किसी से करते हैं तो हम, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में कई बार तो 2-2 साल भी लग जाते हैं सामान आने में। तो ऐसा कुछ मीडियन है या मोड है कि आप कन्फर्मेशन डेट भी दे देते हैं कि इस दिन तक हम आपको सामान दे देंगे? ये जो हम लोग कर रहे हैं, इसकी ब्यूटी यही है, यही प्रॉब्लम थी, आपने जो नाम लिया अभी 2 साल का, तो आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। विशाल मोदी इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड। तो उसने मेरे को अभी थोड़े दिन पहले ही बोला कि अनिल, आई रिसीव वन पार्सल फ्रॉम कोरिया। तो मैंने कहा व्हाट अ बिग डील, क्या बड़ी बात है इसमें। तो उसने बोला नहीं अनिल, ये 2018 में कोरियर हुआ था। अरे बाप रे! मैं खुश हूँ कि मिल गया मेरे को एटलीस्ट। तो इसी यही मतलब सब एक रिकॉर्ड है कोरियर इंडस्ट्री का भी, 2018 का पार्सल 2020 में मिल रहा है। हाँ, तो वो हैप्पी है कि एटलीस्ट मिल गया। अदरवाइज़ इंडिया में एक पैरेलल बिज़नेस चलता है स्टक्ड पार्सल्स का। तो यही कॉम्प्लाइंसेस हैं जिसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन बनाया है। हाँ, आपका जो सवाल था कि उनको हम टाइमलाइन देते हैं क्या? देते हैं उनको टाइमलाइन हम 12 दिन से 18 दिन देते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से देश से आ रहा है और कितने चेक पॉइंट्स हैं बीच में। अच्छा ठीक है सर, इसके लिए पेपर फॉर्मेलिटी हमको तो कुछ नहीं करनी ना, वो सारी आप- आपने कर रखी है? आपको कुछ नहीं करनी है, आपको बस मोबाइल की एप्लीकेशन में क्लिक करना है, आपके पास आपका सामान मिल जाएगा। आपको सामान पसंद है, उसके आप पैसे दे दीजिए, नहीं है आप रिटर्न कर दीजिए। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं है सर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वाले प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बाहर के रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है बट इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है, वो ऐसे प्रोडक्ट की भी लिस्ट आपके पास होती है या फिर ये जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं सारे के सारे कैटेगरी में? नहीं, जो जिस प्रोडक्ट्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं जो भारत में अलाउड है वही आएँगे। वो हाँ, यही हमारा काम है, यही फ़िल्टर्स हम लोग लगाते हैं, यही चेक पॉइंट्स लगाते हैं हम। अच्छा, टिपिकली होता क्या है ना कि कई लोग क्या होता है कि किसी भी कंट्री से कुछ इस तरह के प्रोडक्ट मारते हो जो इंडिया में जिसका बिजनेस नहीं है या व्यापार नहीं है, वो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, आपकी कंपनी, आपका जब बता रहे हैं दिल्ली बेस है, तो अभी कंपनी की प्रोफाइल क्या है? मतलब कितना टर्नओवर आप करते हैं, कितने क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, ये सब आप मेरे को थोड़ा सा और बताएं। हाँ, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2019 जनवरी से। तब हम लोग टेक बना रहे थे, अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे थे। तो जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम था वो था 2 महीने 3 महीने, बट वो खींच गया 6 महीने तक। अच्छा। हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट की थी 2019 अगस्त में 5,000 रुपये से। अच्छा, 2019 में बहुत पुरानी नहीं है फिर इसका मतलब। हाँ, स्टार्टअप्स ऐसे ही ग्रो करती हैं। और लास्ट मंथ हमारा नवंबर का टर्नओवर जो था 2 करोड़ से ज़्यादा था हमारा। अरे वाह! तो मतलब ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। 5,000 से शुरू हुए 2019 की अगस्त में और आज आप 2 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। हाँ, और हमारा टारगेट है अगले 3 साल के अंदर हम लोग 2,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे होंगे। वाह! शानदार। सर हमारी बेस्ट विशेज़ आप अच्छा भूलिएगा नहीं हमको भी, आप कि आपके साथ हमारा भी एक इंटरव्यू हुआ था। ठीक है। अच्छा सर, ये फिज़िबल कैसे हुआ? ये 5,000 वाली ट्रांज़ैक्शन जो 2019 में हुई और 2020 के नवंबर में आते-आते ये 2 करोड़ वाली ट्रांज़ैक्शंस कैसे हो गई? हमारा काम था, हम टेक्नोलॉजी भी कंपनी है। टेक्नोलॉजी कंपनी में हमारे को एक सप्लाई बिल्ड करनी थी, वहाँ से हमारी कैटलॉग बढ़ती रही। पहले कम कैटलॉग थी, 1000 की थी, 2000 की थी, 5000 की, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, ऐसे हुई। हमारे पास एक ही सप्लायर था, सप्लायर हमने बढ़ाए 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, आज हमारे पास 60 सप्लायर हैं। और जो हमारे सप्लायर्स हैं वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है कुछ। और ये जो 60 सप्लायर हैं सर, ये इंडिया और अब्रॉड दोनों के मानूँ? सप्लायर्स हमारे सारे बाहर के होते हैं। अच्छा, सारे बाहर के होते हैं। अच्छा, इसमें इंडियंस एज सच? इंडियंस नहीं होते इसमें। और फिर उसके बाद में सप्लाई हमने बिल्ड कर ली। सप्लाई को कंज्यूम करने के लिए हमारे को डिमांड जनरेट करनी थी। तो डिमांड जनरेट करने के लिए हमने रिटेलर नेटवर्क बढ़ाया। रिटेलर नेटवर्क भी जैसे सप्लायर बढ़ाए वैसे ही बढ़ाए, 5 से 10, 20, 30, अब आज के दिन में लगभग 2,000 रिटेलर्स का नेटवर्क हमारा है। ठीक है। ये 2000 रिटेलर्स का नेटवर्क की कैटेगरी बता पाएंगे? छोटे हैं, बड़े हैं, किस साइज़ के, कैसे? ये मिक्स हैं। ये छोटे से छोटा 5 बाय 5 की दुकान भी है और बड़े में आप लो तो 2,000-5,000 स्क्वायर फीट्स के अच्छे शोरूम्स भी हैं। जो बड़ी सिटीज़ हैं, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, इन सब में बड़े शोरूम्स हैं। अगर टायर 2 में, टायर 3 में जाते हैं, जैसे छोटे भिवानी वगैरह या फिर भिवानी के नीचे गाँव वगैरह में जाते हैं, तो उनमें वो हैं, छोटे-छोटे दुकान भी हैं। अच्छा सर, उनका उनका बिहेवियर कैसे है वो टेक्नोलॉजी से? क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स आपने काफ़ी इजी बना रखी है, क्लिक टू है, बट फिर भी वो इस चीज़ को अपना रहे हैं और ये कितना आसान होता है आपके लिए बताना और समझाना और उनके लिए भी ये चीज़ एक्सेप्ट करना? बहुत मुश्किल होता है ये, बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि एक माइंडसेट को, एक कल्चर को चेंज करना। बट अभी बहुत चीज़ें बदल रही हैं। हम लोग ये ओला उबर से उनको समझाते हैं, केस स्टडीज़ बताते हैं दूसरे के दुकानदारों का, हमने टेस्टिमोनियल्स बना रखे हैं कि इस दुकानदार ने ऐसे स्टार्ट किया था, उसके साथ ऐसे हुआ, अब वो ये बिज़नेस कर रहा है।
पहले वो 30,000 रुपये का बिज़नेस कर रहा था, अब वो 1.5 लाख रुपये का बिज़नेस कर रहा है। पहले उसके पास 100 चीज़ें थी बेचने के लिए, अब उसके पास 2,000 चीज़ें हैं बेचने के लिए। अब वो रिस्क फ्री है, उसको कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, जो पसंद है वही मंगाओ खाली, जो कस्टमर्स देखेगा वही करो। अच्छा सर, एक ना प्रॉब्लम और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में टिपिकली रहती है, जो मेरा अपना भी फील है कि दिखता कुछ और है, आता कुछ और है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में हमारे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी ये। इसीलिए हम लोग अपने आप को टेक प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी से इमेज प्रोसेसिंग और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अब अभी हमने सब कुछ तो नहीं किया है, क्योंकि हम भी बहुत लिमिटेड रिसोर्स से काम कर रहे हैं। बट अभी मैनुअल चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं, हमारे ऑफिस के स्टाफ्स वगैरह हैं, हमारा सेटअप है फॉरेन कंट्री में, जो कि वहाँ से चेक करके भेजते हैं सामान को। ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है एक रिटेलर के लिए कि जो सामान मंगाते हैं वो नहीं आता है। हमने भी एक्सपीरियंस किया है ये सारा, और इसी सब चीज़ों को हम लोग दूर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़, अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जितनी भी आपके क्लाइंट्स हैं, जितनी आपके 60 से ज़्यादा सप्लायर्स हैं, तो टिपिकली किस चीज़ का बिजनेस ज़्यादा हो रहा है? लोगों की क्या डिमांड है? भारत के अंदर क्या आ रहा है ज़्यादा? किस में ज़्यादा आपको सेगमेंट के अंदर ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है आज भी, और आने वाले 1-2 साल का भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत अच्छे से पता है इन सब चीज़ों के बारे में। एक तो फैशन अपैरल्स में अच्छा ट्रेंड रहता है, क्योंकि ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और इंडिया जैसे अब ग्रोइंग कंट्री है, सबको एक अच्छा और इंटरनेट के थ्रू और के थ्रू ग्लोबलाइजेशन हो गया है। किसी के फ्रेंड्स, किसी के रिलेटिव्स जो भी जहाँ पे भी रहते हैं सबसे बात होती है, यूएस में है, कनाडा में है, अमेरिका कहीं पे भी है, तो दे कैन ऑल सी व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन। दे ऑल्सो वांट टू वियर दैट क्लोथ्स, दैट टाइप ऑफ पर्स, दैट टाइप ऑफ सैंडल्स, एवरीथिंग। ये है। सेकंड, अब बिज़नेस की बात करें, इन दिनों में कोविड के टाइम में हम लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिला कंप्यूटर एसेसरीज़ में। अच्छा। जो कि आप देखते हैं कि एक घर में 3-4 कंप्यूटर एनी टाइम चल रहे होते हैं, स्कूलिंग हो रही होती है, क्लासेस हो रही होती है, बिज़नेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, जिसका हमारे को माइलेज मिला, और हम लोगों ने बहुत जो बाय सी प्रोडक्ट आता है, बाय एयर प्रोडक्ट लेके आए हम, और विद गुड मार्जिन्स। ओके, ठीक है। अच्छा, तो तभी ये 2019 की जो ट्रांजैक्शन 5,000 रुपये की हुई थी, वो एकाएक वो करोड़ों में कोविड हो के गई। टाइम में जो हम लोगों ने जंप किया, वो कुछ इस टाइप अच्छा की ही सर, ये प्रोडक्ट्स थे। कोविड ने आपको एबनॉर्मल गेन दिया, जरा इसकी तो हिस्ट्री बताइए। मेरे को लग रहा है कि कोविड आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा होगा। कोविड में हम लोग अप्रैल में एकदम डिसअपॉइंट हुए थे, जब ट्रांजैक्शन ज़ीरो थी, और हम लोगों का जो खर्चा चलता था, रेवेन्यू जो आते थे हमारे सेल से आते थे, क्योंकि 25 लोगों की टीम है हमारी, और बहुत ही मिनिमम सैलरी में काम कर रहे हैं सारे, हमारे पास वो पैसे भी देने के लिए प्रॉब्लम होती थी। तो उस टाइम में हम लोगों ने सोचा कि कैसे कर सकते हैं इसको क्रैक, क्या किया जाए सो डैट कि हमारा बिज़नेस चलता रहे और वी कैन मेक अ गुड प्रूफ ऑफ बिज़नेस। हम लोगों ने डिजिटलाइज़ किया है कोविड के प्रोडक्ट्स। अच्छा। That's a turning point for our company, and from where we started, we first month of April, May, we had done 40 lakhs turnover, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल भी नहीं था कहीं पे भी। कितना हो जाएगा टर्नओवर? हाँ, उसका हमारे को 10% के करीब मार्जिन जिसमें होते पूरा थे। देश बंद था। और बहुत दिक्कत हुई, सब कुछ हुआ, बट ये क्रेडिट हमारी टीम का है, जिन्होंने ऑथराइजेशंस लिए, कंप्लाइंसेस को पूरा किया, और वी आर अमंग द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड ब्रिंगिंग दिस ऑल दिस प्रोडक्ट्स, जो कि एकदम बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, और उसके बाद फिर बढ़ते ही चले गए। खैर, मैं अग्रवाल जी की यही बात से एक मैसेज ज़रूर है। ये मैसेज उस जनरेशन के लिए है जो अभी स्टार्टअप्स में है। ये मैसेज उस जनरेशन्स के लिए, उन लोगों के लिए भी है जो अभी 25 साल 30 साल की उम्र में है, लेकिन एक बिज़नेस को सेटअप कर रहे हैं, कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है अग्रवाल जी ने अगर हिम्मत हार जाते तो शायद ये नहीं होता। और एक और चीज़, अटेंटिव और स्ट्रेटजिकली आपको ज़्यादा प्ले करना चाहिए। अब जैसे आप बता रहे हैं सर, स्ट्रेटजिकली प्ले हुआ, कोविड को कैसे आपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे कन्वर्ट किया, ये बेस्ट एग्जांपल था। सर, मैं इसी चीज़ पे और आना चाहता हूँ। ये डिजिटाइजेशन की जिसकी बदौलत ये सब चीज़ें हो रहा है, इसकी ग्रोथ से भारत में आप खुश हैं? रिटेलर्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसका प्लेटफॉर्म, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर ठीक है? क्योंकि आप तो बहुत लोगों से रूबरू होते हैं, ग्राउंड पे जाके भी चेक लेते हैं। मतलब कि जो चेंज बिहेवियर है, ये एक जो प्रगति है, वो एक कुदरत का नियम है। आप 2000 साल पहले जाएंगे तो कुछ और था। 1900 के दशक में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुआ। अभी जो ये रेवोल्यूशन है वो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस है, जिसके बहुत फ़ायदे हैं। आप देख सकते हैं कि बैंकिंग स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फूड डिलीवरी सिस्टम चेंज हो गया, और ई कॉमर्स में डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज हो गया, ट्रांसपोर्टेशंस में चेंज हो गया। तो जिस चीज़ से कन्वीनियंस मिलेगा, जिस चीज़ से सबको फ़ायदा होगा, वो चीज़ें तो होंगी, और ये होनी भी चाहिए। इससे फ़ायदा है सबका, चीज़ें और फास्ट हो जाती हैं और अच्छे से मूव करती हैं।
और लोग अडेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। पहले हम इंटरनेट नहीं होते थे, अब गांव में और में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके पास इंटरनेट ना हो या फ़ोन ना हो। तो और आपको जैसे पेटीएम ने जैसे तरक्की की है कि पेमेंट्स गेटवे को कितना इजी किया है, उससे बहुत सहूलियत हुई है। तो होंगी चीज़ें सारी, कोई ना कोई करेगा इसको, तो हिंदुस्तानी क्यों ना करे। अच्छा अनिल जी, एक छोटा सा एक मेरा क्वेश्चन, एक क्वेरी है, ये मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस भी है। जब आप किसी कंट्री में गए और आप ने वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट देखे, से मैं एक टी शर्ट की बात बोलता हूँ, तो मैं किसी कंट्री में गया तो वहाँ पे मेरे को इंडियन करेंसी के हिसाब से वो 250 रुपये की दिखी। और मैं जब आया इधर तो मेरे को लगा कि चांदनी चौक में वो शायद या फिर सदर बाज़ार जैसी जगहों पर जहाँ पे बड़े इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, शिपमेंट की शिपमेंट मंगवा लेते हैं सीधी की सीधी, और वो भी 300 रुपये का दे रहे हैं। तो 250 का मेरे को उस कंट्री में, 260 रुपये का उस कंट्री में मिल रहा था, बट वो बल्क में देते तो हमको पड़ता 300 रुपये का, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या ये चीज़ आप कहीं कुछ इसमें और मार्जिन दे सकते हैं, या फिर इतना ही मार्जिन आपके पास भी रहता है कि भाई अगर आप इंडिया में मंगवा रहे हो तो जो 250 वाली चीज़ है हम भी आपको 300 का ही दे देंगे? क्योंकि उनका एक पॉइंट मैं इसलिए रेस कर रहा हूँ क्योंकि सदर बाज़ार में जाके ना प्रोडक्ट को हाथ लगा सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। वो आपको एक कैटलॉग के साथ वो प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटीज़ फिजिकल फॉर्म में भी दिखाएगा जो डिजिटल में फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखती। तो मैं ये थोड़ा सा एक दुकानदार के नाते पूछना चाहता हूँ कि मैं खुद बिजनेस फैमिली से हूँ, तो हमको पता है जब तक हम चीज़ को हाथ ना लगा लें बिक नहीं सकती जी। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। नहीं, मेरा क्वेश्चन ठीक था कि नहीं? नहीं, आपका एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों का कोई क्वेश्चन होता है ये। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक व्यापारी है जो कि ताइवान से या थाईलैंड से या चाइना से कहीं से प्रोडक्ट लेके आता है, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसकी लिमिटेशंस है, वो 5 प्रोडक्ट ला सकता है या 10 प्रोडक्ट ला सकता है, जो कि मैंने अपने एंटायर लाइफ में किया है। तो मेरे को पता है इसका पेन क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। और हम लोग विजिबिलिटी दे रहे हैं इसके अंदर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स की। अब एक शर्ट लिया है आप, पर्टिकुलर शर्ट, तो आपने बोला कि 250 की मिल रही होगी और यहाँ पे 300 की मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 250 की वहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे 200 की मिल जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, बट वो होगा किसके लिए? एक पर्टिकुलर शर्ट के लिए कि जो बहुत कॉमन है, जो बहुत सस्ती है, जो बहुत अच्छे से बिकने लग गई है। मगर उस शर्ट का क्या, जो जिसका ट्रेंड अभी आया है वो तो यहाँ पे पहुँचती नहीं है। हमारा कस्टमर वो है और मार्केट में मार्जिन्स वहीं से बनते हैं, चीज़ें वहीं से चलनी स्टार्ट होती हैं। हाँ, नहीं ये आप इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। और ये चीज़ बिना टेक्नोलॉजी के तो हो ही नहीं सकता, चाहे इसके अंदर कोई भी कितना भी बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, क्योंकि जितना भी दुनिया के सारा प्रोडक्ट है वो फिजिकल रूप में नहीं आ सकता, जो कि हम लोग डिजिटलाइज करके उसको कैटलॉग ले आते हैं। उसमें से आप चूज़ करिए, कस्टमर्स का बिहेवियर देखिए और जो अच्छा लगता है उसको, फिर हीरो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में कर लीजिए काम उसमें। ठीक है अग्रवाल जी, एक और चीज़ है कि क्योंकि इंपोर्ट्स को लेकर ना कई बार क्या गवर्नमेंट की अपनी अपनी रेगुलेशंस भी होती हैं, बार बार इंपोर्ट्स ड्यूटी चेंज, ये सब होना हम कितना रिलाई कर सकते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगर हम अपना बिजनेस को इस तरह से कुछ सेटअप करें या बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, जो टिपिकल थोड़े इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड हो, तो कितना रिलाई कर सकते हैं कि चीज़ों में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होएगी? ये आपके एक्सपीरियंस से पूछ सकता हूँ क्योंकि आपने सारा फेस देखा है। मैंने जितना फेस देखा है लास्ट 20 साल से, कभी भी कम नहीं हुआ है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ा ही है। पहले लोग बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते थे, बहुत कम इंपोर्ट था, बहुत कम चीज़ें आती थी और कुछ ही देशों से आती थी। अब ऐसा है कि एक देश खुले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देशों से आ रहा है सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा एक एग्जांपल है कि पहले बहुत लिमिटेड ब्रांड्स होते थे, अब सारी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान पे है। वो सब यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ के लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, तो इसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा, घटेगा कभी भी नहीं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सर, ये तो एक हिस्सा हुआ कि लोग आपसे सामान आपके थ्रू ले सकते हैं क्योंकि आपने एक ऐप भी बना दिया एंसोबिस के नाम से और उसमें पेमेंट गेटवेज भी हैं सारे। डिमांड है सर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की भारत में? आप ये भी तो नोटिस करते होंगे ना कि हाँ डिमांड का कर्व कैसे चल रहा है, ये कर्व कैसे है, डिमांडेड कितना है? मैं आपको डिमांड का बताता हूँ, आपको मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ और डाटा के हिसाब से भी बताता हूँ आपको मैं। इंडिया के अंदर करीबन 200 मिलियन SKUs का साइज़ है। 200 मिलियन के करीब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा। जो कि अपन चाइना और USA की बात करें तो वो 1 बिलियन से ज़्यादा है। अच्छा। अमेज़ॉन के अंदर इंडिया में लिस्टिंग है 45 मिलियंस की। अच्छा। जो अपन चाइना और US की बात करें तो 1 बिलियन से ज़्यादा लिस्टिंग है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि मेरे को जब हैंडबैग खरीदना है तो मेरे पास चॉइस 2 या 3 की है, 20 या 30 की नहीं है। जब मेरे को एक जूस पीना है तो जूस पीने में मेरे पास ऑप्शन है 1 या 2 या 3।
मेरे पास 20 ऑप्शंस नहीं है। 20 ऑप्शंस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छी इंटीग्रेट वो होता है कि वो डिफरेंट टेस्ट आते हैं, डिफरेंट पैकेजिंग आते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, और ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। मैं जब ताइवान में जाता हूँ और कुछ मेरे को ख़रीदना होता है तो मेरे को इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं जितने कि मैंने यहाँ पे कभी सोचे भी नहीं हुए। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। एक ब्यूटी प्रोडक्ट की फैक्ट्री में था मैं, तो वो फैक्ट्री अपने प्रोडक्ट्स का मेरे को पिच कर रही थी। तो उसमें उसने बोला कि वी आर अमंग द बेस्ट 500 ब्रांड्स। मैं शॉक्ड, मैं इस चीज़ को वो बड़े शान से बता रहे हैं कि बेस्ट 500, तो बेस्ट 5, और यहाँ पे है ही नहीं इतने ब्रांड्स। यहाँ तो 500 भी नहीं होंगे, सही बात है। हाँ, तो इस चीज़ का वो है कि इंडिया में अभी बहुत कुछ होना है, आना है, क्यों नहीं एक इंडिविजुअल जो यहाँ पे रहता है वो सर दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उसका सबका एक्सपीरियंस करे, करना चाहिए उसको। अच्छा सर, एक और चीज़ है, ये सिर्फ हम आपकी जो कंपनी है ये सिर्फ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे लेकर आते हैं कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम? हम लोग एक्सपोर्ट के हिसाब से ही हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बिल्ड की थी ये, बट विद द लो हैंगिंग फ्रूट्स वी स्टार्टेड विद द इम्पोर्ट, क्योंकि इसमें हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे को रेडी कैटलॉग मिल जाती है। देश जैसे कि थाईलैंड, चाइना, यूएसए, ये सब ने पहले से ही डिजिटलाइज कर रखी है कैटलॉग्स, तो उसको ईजी है लेके आने के लिए। अगर हम एक्सपोर्ट में जाते हैं तो पहले हमें कैटलॉग, यहाँ पे क्या हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के मैन्युफैक्चरर जो कि अभी जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन में, उन सबको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दिखा सकते हैं। तो हमारे लिए काम थोड़ा मुश्किल था, तो हमने जो आसान काम था वो पहले स्टार्ट किया। ये मुश्किल काम भी करेंगे? हाँ, डेफिनेटली करेंगे ये। अच्छा ठीक है, ये मुश्किल काम आसान तो हो जाएगा, लेकिन डिजिटाइजेशन के थ्रू ही होगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और बहुत सारी क्वेरीज मेरे को पता लगी। मैं एक चलते चलते ना एक चीज़ आपसे और पता करना चाहता हूँ। मैं आज 50,000 रुपये महीना कमाता हूँ, मैं आपकी कंपनी से जुड़ जाता हूँ, आपके मैं सारे प्रोडक्ट मैंने देखे, कैटलॉग देखा, सॉफ्टवेयर देखा, सब कुछ देखा। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं अपनी रेवेन्यू को डबल कर लूँगा 1 साल के अंदर? ये मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहता हूँ। मैं आज 50,000 रुपये महीना कमाता हूँ, मैं 1 लाख रुपये महीना कमाना चाहता हूँ। और कोई खर्चे मत बढ़वाइएगा आप मेरे। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं पड़ेगा आपका। ठीक। अब हम लोग क्लेम करते हैं कि हम कोई भी दुकान को स्मार्ट दुकान बना रहे हैं। अब वो स्मार्ट दुकान कैसे बना रहे हैं हम, आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। ये सारा डाटा ड्रिवन और एनालिटिक्स से होता है। और ये कैसे होता है, सपोज़ करो किसी की दुकान है छाते की, अम्ब्रेला बेचने की, तो हम उसको बताते हैं कि अम्ब्रेला कब खरीदना है, कौन सा खरीदना है। उसकी दुकान है यूनिवर्सिटी में, तो ट्रेंडी खरीदना है, स्टूडेंट्स के लिए खरीदना है। उसका है इंडस्ट्रीज़ के पास में, तो बड़ा खरीदना है, लोग फैक्ट्रीज़ में जाने वाले लोगों के लिए खरीदना है उसको। और किस प्राइस पॉइंट में खरीदना है, और कितने पीस खरीदने हैं इस प्राइस पॉइंट के, और कितने महंगे खरीदने हैं। आप 10 पीस बेचोगे तो आप इतना कमाओगे, और 1 पीस में इतना कमा लोगे आप। अच्छा। और ये पिछले 5 साल से क्या होता आ रहा है और आगे क्या होगा, और अपने पास ही रखते हो, शेयर भी करते हो? इस सब की एनालिटिक्स ये अपना AI के थ्रू होती है, और इसका जो जूस निकल के जो फाइनल रिजल्ट है वो हम दुकानदार को दिखाते हैं कि आप ये चीज़ करो। उसको बहुत इजीली मिल जाता है, पर इसके पीछे बैक एंड में बहुत कुछ हो रहा होता है, और इसको सबको हम डाटा बोलते हैं, डाटा स्टडी। अच्छा, तो मतलब ये जो आप स्मार्ट शॉपिंग की बात बोल रहे हो, स्मार्ट दुकानों की बात बोल रहे हो, ये इस तरह से फिजिबल हो रहा है? हाँ, और आप बात कर रहे हैं कि जो 50,000 कमाने वाला है वो 1 लाख कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से कम भी वो 10 गुना कमाएगा। आज से आने वाले 5 साल में ज़रूर कमाएगा वो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप मेरे से सिर्फ इंटरनेट का खर्चा बढ़वा रहे हैं सर, और कुछ नहीं? और कोई खर्चा नहीं है आपका। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब तो खैर कुछ पूछने के लिए रहा ही नहीं, क्योंकि आप 10 गुना का आप मेरे को दे रहे हैं कि रेवेन्यू मॉडल बन सकता है, जो आज के बाद से हो जाएगा। बहुत बहुत अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसे कुछ और रोचक इंटरव्यू हम आपके सामने लेके आएंगे फाउंडर इंडिया हिंदी पर। नमस्कार।